नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके साथ ही जो हमारी लास्ट क्लास थी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित, आपको उसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आपने मूल अधिकार पढ़े थे कि 6 मूल अधिकार हैं, तो उसमें एक मूल अधिकार में यह था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे हुए कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो आपको यह बताना है कि यह कौन सा मूल अधिकार था। यानी अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाता है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कौन सा मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार का आपको नाम कमेंट करके बताना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं संघीय सरकार। और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आप जब देखते हैं वीडियो ओपन करते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो संघीय सरकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या संघीय सरकार अथवा केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। तो जो संघीय यानी सेंटर की जो व्यवस्था है वहां आप संघ सरकार कह दो, उसे संघीय सरकार या केंद्र सरकार के नाम से आप जानते हो, या जिसे आप क्या कहते हो, भारत सरकार। क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार से नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारी राजस्थान सरकार। तो जो क्षेत्रीय सरकार है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ की गवर्नमेंट है राजस्थान की, तो उसको हम राजस्थान सरकार कहते हैं, जो कि राज्य सरकारों में आती है। तो राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के नाम से जानते हो। वहां जो है उसको केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार या संघ सरकार कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित कर दी जाती है। तो देखिए, ये जो शक्तियों का विभाजन है ये आपको हमने पहले भी बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इनके माध्यम से जो है वो शक्तियों का विभाजन है कि कौन कौन से विषय पर कौन कौन कानून बना सकता है। तो वो शक्तियों का विभाजन है उसमें। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमने पहले भी बता दिया था आपको, चेंज हो चुका है। ये 29 7 नहीं है, अब है 288, यानी 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कैसे वे हैं ये आपको बहुत बार समझा चुके हैं अब तक। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम राज्य सरकार के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहां अब हम संघीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं संघीय शासन व्यवस्था। सामान्यतः जब किसी देश में शासन की सारी शक्तियां एक ही स्तर पर केंद्रित हो तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसलिए भारत जो है उसे राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य जो है उनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण। सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंदर जो है वो संविधान कैसा है? सर्वोच्च माना जाता है। द्विसदनात्मक विधायिका, विधायिका जो है वो द्विसदनात्मक होती है। सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य स्तर पे क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। अब जो राज्य विधान परिषद बनाते हैं वो बना लेते हैं, नहीं बनाए तो नहीं बनाए। तो यहां भी द्विसदनात्मक व्यवस्था हो सकती है। सेंटर में तो है ही है लोकसभा और राज्यसभा, और जो राज्य हैं उनके अंदर भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। हो सकती है विधान परिषद जो है उसके लिए कुछ है रूल कि कैसे बनाना है, कैसे उसका निर्माण करना होता है। तो कोई राज्य बनाना चाहे तो उसको बना सकता है, उसको कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। इसके बाद में आता है लिखित संविधान। तो संविधान जो है वो हमारा लिखित है। शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन यह किया गया है। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था, अर्थात केंद्र और राज्य में दोनों जगह अलग अलग सरकारें होना। तो यह तो है ही है, केंद्र और राज्य में केंद्र की अपनी अलग सरकार, अलग अलग सरकारों से मतलब आप अभी वैसे मत समझ लेना कि अभी सेंटर के अंदर भाजपा की सरकार है और अभी जो राज्य है यहां पर कांग्रेस जो है इनकी सरकार है। तो आप इसको अलग अलग सरकारों से मतलब वैसे मत समझ लेना। अलग अलग सरकारों की है कि
वहां पूरी अलग सरकार है और यहां पूरा अपने आप में एक अलग सिस्टम है, पूरी अलग सरकार है। चाहे पार्टी एक ही हो, चाहे वहां भाजपा हो चाहे यहां भाजपा, चाहे वहां कांग्रेस हो यहां कांग्रेस, ये उसकी बात अलग अलग से मतलब अलग अलग पार्टी की सरकार नहीं कर रहे हैं। ये कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है क्योंकि अभी यही स्थिति है, सेंटर में भाजपा की सरकार है और अभी यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो यहां अलग अलग सरकारों से मतलब है कि सरकारें अलग अलग होगी अपनी। ऐसा नहीं है कि सेंटर में एक सरकार बना दी, वो भी वही जो है यहां का कामकाज चलाएगी राज्य का, ऐसा नहीं है। राज्य की अपनी अलग सरकार है, एक सीएम होगा, 200 एमएलए, ये पूरा एक सिस्टम है। वहां पीएम और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, सांसद, वो होंगे वहां। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी, तो न्यायपालिका जो है उसको स्वतंत्र रखा गया है। तो ये कुछ संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं और बड़ी ही खूबसूरती से रखा गया है इस चीज को। और केंद्र और राज्य में देखिए अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग शक्तियों का विभाजन है, फिर भी जो है केंद्र है उसको अधिक मजबूत रखा गया है। हमारे देश की शासन व्यवस्था एक संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था की उपयुक्त वर्णित सभी विशेषताएं हमारे देश की शासन व्यवस्था में विद्यमान है। संविधान द्वारा संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य के उनके कार्यों के विषयों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केवल सेंटर कानून बना सकता है, राज्य सूची पे केवल राज्य, और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों जो है वो बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, उस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघीय सरकार को शक्तियों के मामले में राज्य सरकारों से अधिक अधिकार प्राप्त है, किंतु संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में इकहरी नागरिकता है। तो जो केंद्र सरकार है उसको राज्य सरकार से अधिक मजबूत बनाया गया है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में नागरिकता एक ही है, एकल नागरिकता है, यानी यहाँ राज्यों की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि उत्तरदायित्व के मामले में संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच समन्वय बना रहता है। तो देखिए इसमें कार्यपालिका जो है वो पार्लियामेंट के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच समन्वय बना रहता है। तो चूंकि कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो व्यवस्थापिका के प्रति जो है वो उत्तरदायी है। तो एक जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय जो होता है वो इसमें बना रहता है। संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब है भारत में संसदीय शासन प्रणाली। तो ये देख लीजिए, इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आते हैं, और व्यवस्थापिका के अंदर तो संसद में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि व्यवस्थापिका कौन होता है? जो कानून बनाता है, और कार्यपालिका जो उनको एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति ये आते हैं कार्यपालिका में, क्योंकि सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, और व्यवहार में वो कार्यकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो ये कार्यपालिका में आते हैं। व्यवस्थापिका जो है संसद, इसमें कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आते हैं पार्लियामेंट में। क्यों राष्ट्रपति भी इसमें इंक्लूड क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा तो उस पर राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा वो कानून नहीं बनता। तो इसलिए राष्ट्रपति भी जो है वो संसद का हिस्सा होता है और कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। तो ये है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका।
संलग्न रेखा चित्रों को देखने से पता चलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही अंगों में सम्मिलित है, क्योंकि संसद जो भी विधेयक पारित करती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। तो ये अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। राष्ट्रपति पद को ही संविधान ने कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी है। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है, प्रथम बैठक को संबोधित करता है, इसलिए वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का ही भाग है। तो संसद का भाग तो इसलिए है क्योंकि वो जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। अंत में उसके द्वारा उस पर साइन किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं। और कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति क्यों इंक्लूड होता है? क्योंकि राष्ट्रपति ही संसद की जैसे बैठक बुलाना, प्रथम बैठक को संबोधित करना, तो वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है जो कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट। इसके बाद है भारतीय संसद। हमारी संघीय व्यवस्था या विधायिका का नाम संसद है। देश में संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। हालांकि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है, परंतु एक ही विषय पर राज्य विधायिका और संसद दोनों ने कानून बना लिया हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो इसलिए कानून बनाने के मामले में संसद को ज्यादा शक्ति है। तो देखिए, जो आपको बताया है कि समवर्ती सूची पे दोनों विषय, दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं, राज्य भी और सेंटर भी। और दोनों में अगर आपस में फिर कोई ये हो कि कौन सा कानून मान्य होगा, आपस में अगर वो कानून भिड़ जाएं, कौन सा मान्य होगा, तो सेंटर का मान्य होगा। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो राष्ट्रपति को इसमें ज्यादातर इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का नाम लेते हैं कि संसद में कौन का, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति को भूल जाते हैं। तो एग्जाम में राष्ट्रपति को नहीं करके आते और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो संसद में तीनों आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमारी संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात हमारी संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आपसे पूछा जाए संसद का गठन किससे होता है, देखिए कितनी बारीकी से समझाई गई चीजें हैं। संसद का गठन तो ये तीन है, और सदन कितना है, तो द्विसदनात्मक है। तो सदन तो दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। तो 545 जो हैं उसमें से 530 तो हैं वो राज्यों से आते हैं, 13 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद उसे समय से पहले भी भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। तो वैसे सामान्यतः कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद उसे समय से पहले भी भंग करने की सिफारिश किससे कर सकती है? राष्ट्रपति से। इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी सरकार जैसे बीच में गिर जाती है, सरकार अपना विश्वास मत खो देती है, तो वो अस्थायी सदन जो है ये होता है। और जबकि जो राज्यसभा है तो वो कभी समाप्त नहीं होता कि बीच में कभी भंग हो गया या ऐसा कुछ नहीं है। तो राज्यसभा जो है उसको स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन कहा जाता है। और इसके साथ ही देखिए एक चीज का ध्यान और रखिएगा, अगर आप रखना चाहें तो वो है भी, ध्यान रखने वाली चीज भी है। इसमें जो हमने लिखा है कि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, तो ये 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कौन से हैं? एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन है वो हैं ये। और इन एंग्लो इंडियन का अब देखिए अब नहीं हो सकता, इनका मनोनीत जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ये पहले था 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, 104 नंबर, तो 104 संविधान संशोधन के तहत
ये मनोनयन जो होता था दो एंग्लो इंडियन का, कहां पर, केंद्र में और राज्यों के अंदर जो हैं, जैसे कुछ विधानसभाएं थी, सभी नहीं, लेकिन कुछ विधानसभाएं थी जहां एक एंग्लो इंडियन जो है उसको मनोनीत किया जा सकता था वहां के राज्यपाल द्वारा, और केंद्र में दो राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब ये जो एंग्लो इंडियन वाला था ये अब समाप्त हो चुका है। अब पहले 545 सदस्य होते थे, 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी जो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते थे? जो पितृ पक्ष की ओर से, पिता पक्ष की ओर से यूरोपियन हो और जिनकी माता भारतीय हो। जैसे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इनमें से कोई भी यूरोपीय मूल का हो और माता है वो भारत की हो, वो जो संतानें होती थी उनको माना जाता था एंग्लो इंडियन में। तो उनके प्रतिनिधित्व के लिए ये इस तरह से किया गया था, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लोकसभा जो है उसमें निर्वाचित सदस्य जाते हैं जिनका जनता चुनाव करती है। तो लोकसभा के अंदर इन सदस्यों का कोई काम नहीं था इस तरीके से, और ये समाप्त बहुत पहले ही किया जाने वाला था, लेकिन ये आगे से आगे बढ़ता रहा। 10-10 साल का जैसे आरक्षण था तो उसी तरह से ये भी चलता रहा 10-10 साल के लिए, लेकिन अब इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब आपके सदस्य संख्या होगी 543, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब ये दो सदस्य नहीं है। हम जो हमेशा लिखते थे कि अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, और वर्तमान में सदस्य संख्या अभी 545 है। तो अब 545 नहीं होगा, अब आएगा 543, क्योंकि जो दो मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन, उनको अब समाप्त कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, जो 104वां संविधान संशोधन है इसके तहत। तो यह पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। ये समसामयिक का विषय है, करंट का विषय है। आर्टिकल जो 331 है उसमें प्रावधान था ये दो एंग्लो इंडियन का। तो ये पढ़ लिया हमने। तो अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और कोई दिवालिया घोषित ना किया गया हो या मानसिक रूप से कोई विकृत नहीं हो। तो सबसे पहला तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 साल की आयु हो उसकी, यानी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो लोकसभा के लिए उम्मीदवार बन सकता है। आपकी भी आयु जैसे मान लीजिए कम से कम 25 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है, तो आपको कोई पार्टी टिकट ना भी दे तो भी आप निर्दलीय जो है वो खड़े हो सकते हो एमपी के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा की बैठकों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक सदस्य को क्या चुनते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं, और उसी एक और सदस्य को क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो अभी जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला जो हैं, ओम बिड़ला कोटा से जो एमपी हैं, तो वो अभी लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, जो कि राजस्थान से एमपी हैं, कोटा से जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओम बिड़ला जी, तो वो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता है राज्यसभा। संसद का दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्यों और संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ये राज्यों के प्रतिनिधित्व के तौर पर माना जाता है। इसे इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य और संघ शासित राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये मनोनीत किया जाता है, तो यहां तो 12 सदस्य ये बने हुए हैं, लेकिन वहां जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब वो दो सदस्य जो है अब उनका पत्ता कट चुका है पूरी तरीके से। अब कभी भी कोई भी एंग्लो इंडियन जो है वो नियुक्ति उसको मनोनीत नहीं किया जा सकता। हालांकि इसको डिटेल में और बताया जा सकता है क्या कारण थे, उसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, किन परिस्थितियों में वो शुरू किया गया था एंग्लो इंडियन का, ना उस समय भी आवश्यकता नहीं थी लेकिन वो शुरू हो गया, और ना ही आज कोई आवश्यकता थी। तो ये चीज है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
और आगे आप पढ़ेंगे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ये 12 सदस्य जो होते हैं ये भाग नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं। तो इसलिए इन सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का राइट नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित व्यक्ति ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि उसे लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य जो हैं, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए 1/3 सदस्य आ जाते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा का कभी विखंडन नहीं होता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक और कम से कम 30 वर्ष की आयु होना जरूरी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो। विकृत का और घोषित दिवालिया व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये पॉइंट है, भारत का नागरिक और कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि वहां जो आयु है उसके लिए क्या थी, लोकसभा में वहां मिनिमम आयु थी 25 साल और राज्यसभा में 30 साल। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा की बैठकों का संचालन है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करते हैं। देखिए, राज्यसभा की जो बैठकों का संचालन है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। तो देखिएगा, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति। अब देखिए, वहां लोकसभा के अंदर तो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां कौन होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसको हम सभापति कहते हैं और एक होता है उपसभापति। अब उपसभापति का निर्वाचन तो जो सदस्य है राज्यसभा के वो अपने में से एक व्यक्ति को उपसभापति बना लेते हैं। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और पदेन सभापति, पदेन का मतलब ये होता है जो उस समय पद पर है, यानी जो भी व्यक्ति उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति बन जाएगा। तो ये पदेन सभापति का मतलब यानी जो उस समय पद पर हो, कौन सा, किस पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर। तो राज्यसभा के सदस्य ये उपसभापति बना लेते हैं। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सांसद कहलाते हैं, यानी एमपी कहलाते हैं। एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद के कार्य और शक्तियां। संसद का प्राथमिक कार्य होता है कानून बनाना। संसद कार्यपालिका पर पूरी तरह नियंत्रण रखती है। इसके लिए वह प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों का सहारा लेती है। अभी देखिए, संसद का सत्र शुरू हो चुका है और आपको ये जो है चाहे यूट्यूब पे लाइव आए, लोकसभा का चैनल जो है वहां से बिल्कुल डायरेक्ट लाइव चलता है वो, चाहे आप टीवी में देखना चाहें। तो लोकसभा की जो कार्यवाहियां चलती है तो आपको देखनी चाहिए कि कोई भी सदस्य जो है वो प्रश्न पूछ सकता है कि साहब आपकी सरकार से ये है, क्योंकि सरकार कार्यपालिका अब वो चला रही है सरकार, तो उसी से पूछेगा, कार्यपालिका से जिसकी जिम्मेदारी है उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव ये अलग अलग होते हैं। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा बजट को संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है। तो बिना जो है ये पूरा अनुमति के कार्यपालिका द्वारा बजट जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा और उसके बाद जो है संसद है वो सरकार को आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है। अभी जैसे मैंने आपको बताया एंग्लो इंडियन वाला, तो हर बार 2 एंग्लो इंडियन जो है उनका मनोनयन किया जाता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। तो वो अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन, संविधान में थी चीज और संविधान में संशोधन करके अब उसको हटाया जा चुका है। संसद को निर्वाचक शक्तियां प्राप्त है।
वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्य करती है। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और भी पदाधिकारियों का चुनाव वगैरह है वो कौन करता है? संसद। संसद महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए, महाअभियोग जो है वो एक व्यवस्था है, और ये कोई आसान व्यवस्था नहीं है। महाभियोग बहुत मुश्किल से लगाया जा सकता है किसी पर, और बहुत बड़े बड़े जो पद हैं उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति है, उच्चतम है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध। तो ये आज जो है पार्लियामेंट से संबंधित था, संसद से संबंधित क्या क्या व्यवस्था है, संसद में कौन कौन आता है, उनके बारे में हमने देखा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।